स्वर्गीय दिग्विजय बाबू की पुण्यतिथि थी और उनसे क्योंकि मेरा बहुत लंबा उनसे संबंध रहा, मैं आया था अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। लेकिन पटना से चलने के बाद जगह जगह पर जनसुराज के हमारे कार्यकर्ता, वो मौसम खराब होने के बावजूद, कहीं तो बहुत धूप थी, कहीं वर्षा भी था, लेकिन हर जगह उन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुझे मौका मिल गया रास्ते में बरबीघा में कि बिहार के श्री बाबू के प्रतिमा पर भी अपने श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर यहाँ जमुई में बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा पर मौका मिला कि वहाँ भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं। रास्ते में इतने महान लोगों की दर्शन भी हो गई और मौका भी मिल गया। जी बताएं। अच्छा, मंगल पांडे के घर के बाहर मंगल पांडे जी के खिलाफ नहीं कर रहे थे, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कर रहे थे। वो मंगल पांडे जी हैं, ये उनका हमारी नज़र में दुर्भाग्य है वो हैं, और जो उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की हाल बनाई हुई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कल ऐसा हुआ कि वो पीड़ित महिला की माता भी आई थी, लेकिन देर हो गई, इसलिए वो जहाँ हमारे कार्यकर्ता धरना देने गए थे, कार्यकर्ता क्या हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी गए थे, वो नहीं पहुँच पाई थी। लेकिन उसकी अगर दर्दनाक कहानी कोई सुनेगा, तो अगर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो वो शर्म से डूब मरेगा। मंगल पांडे जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो नीतीश कुमार जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन क्या कह सकते हैं, ये तो तंत्र विहीन सरकार है, यहाँ तो कोई सरकार है नहीं। ये तो गंगा जैसे बहती है वैसे हमारा राज्य भी बहे चले जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन बिहार की जनता ने जनसुराज को बहुत ढारस दिया है, बहुत हिम्मत दी है। बिहार की जनता जिस तरह से बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार होकर अपनी भावना को व्यक्त कर रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार में एक संपूर्ण परिवर्तन होगा। मैं संपूर्ण शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि आदरणीय जयप्रकाश जी की वो बात संपूर्ण क्रांति, तो ये संपूर्ण बदलाव की ओर बिहार बढ़ रहा है। अच्छा नीतीश जी, बिहार की जनता पर छोड़ देता हूं, लेकिन जरा सोच के देखिए कि जिस मुख्यमंत्री के पास दशकों थे यही काम करने के लिए, वो किस चीज़ की इंतज़ार कर रहा था। जनसुराज और प्रशांत जी इसकी मांग करें। ये 400 रुपये अमानवीय है, 400 रुपये में कोई नहीं जी सकता। सम्मानजनक शब्द तो छोड़ दीजिए, अगर सम्मान को खोकर भी कोई जीना चाहे 400 रुपये में, तो वो नहीं जी सकता। हमने कहा था हम 2000 रुपये करेंगे, वो तो करेंगे, अगर बिहार की जनता मौका देगी वो तो करेंगे ही। लेकिन घबराहट में, आनन फानन में इन्होंने 1100 रुपये किए हैं। इन्होंने हमारे दबाव में आकर वो 96 लाख परिवार को 2 लाख रुपए भी देने का वादा किया है। इन्होंने जीविका की दीदियों का वेतन भी बढ़ाया है। हमारा मानना है, और मुझे लगता है कि बिहार के अधिकांश लोग मेरी बात से सहमत होंगे, कि ये जनसुराज की आवाज़ उठाने से, और एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जनसुराज कुछ नहीं कह रही। जनसुराज बिहार के लोगों की भावना को व्यक्त कर रही है, उसको एक पटल दे रही है। हम एक माध्यम बने हुए हैं बिहार की जनता की भावनाओं को सतह पर लाने वाले। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे, और यही कारण है कि जो जन सैलाब की तरह एक जहाँ भी प्रशांत जी जा रहे हैं उनके लिए वो मिलता है, वो और बिना उठाए, बिना ज़बरदस्ती लाए हुए
ये इस बात का संकेत दे रहा है कि लोग कह रहे हैं कि आप लोग चलिए आगे और हम लोग सब मिलकर बिहार में परिवर्तन करेंगे। आप सर भाजपा से भी सांसद बोल रहा हूं। तो आज और उसमें उस समय में क्या मेरे बारे में आप जरूर जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें और जोड़ दूं। मैं कांग्रेस में था जी और कांग्रेस से 2004 में मैंने चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, क्योंकि पूर्णिया के लोगों की ये इच्छा थी कि मैं मैदान में आऊं और वहाँ की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करूं। लेकिन चुनाव के 15 दिन पहले एक घटना कहिए, दुर्घटना कहिए, जो अब के हमारे वहाँ सांसद हैं श्री पप्पू यादव जी, वो निर्दलीय थे और जाकर उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी में रामविलास जी में वो मिल गए। और इस कारण मेरे मन में संशय हुआ कि शायद, क्योंकि वो उस समय के वर्तमान सांसद थे और अब वो कांग्रेस के हिस्सा बनने, मतलब वो गठबंधन में आ गए, तो मैंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और कहा कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। लेकिन तब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया और सारी बात करने के बाद मुझसे कहा कि आप निर्दलीय क्यों लड़ना चाहते हैं, हमारी पार्टी में क्या खराबी है। और इस संदर्भ में मैं गया था भारतीय जनता पार्टी में, 10 वर्ष वहाँ सांसद रहा। बहुत सुखद समय मेरा बीता। आडवाणी जी और वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम लोगों को पूरी आज़ादी थी अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को करने का। फिर आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और वो भी कार्यकाल बहुत अच्छा चला। लेकिन 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना राह कुछ बदल लिया, ये हिंदू मुसलमान वाली बात शुरू कर दी और हम लोग उस परिवेश में पले नहीं। तो और फिर उन्होंने नीतीश जी के साथ भी हाथ मिला लिया, जिसके वो बिल्कुल खिलाफ में बोला करते थे। तो मैंने सोचा कि ये तो अवसरवादी लोग हो गए, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने त्यागपत्र दे दिया था भारतीय जनता पार्टी से और पुनः वापस कांग्रेस में चला गया था। 2021 में प्रशांत जी, मैंने और कुछ लोगों ने जन स्वराज अभियान की शुरुआत की थी। ये अभियान के तौर पे चला था। मानसिकता से, अगर मानसिकता के हिसाब से पूछें तो आज भी हमारी जन स्वराज पार्टी एक प्लेटफॉर्म है लोगों के अपने मत देने के लिए। दिल दिमाग से मेरे जिलाध्यक्ष से पूछ लें, प्रभारी से पूछ लें, हम लोग सब अभी भी एक अभियान के तौर पे चल रहा है। अभियान क्या है? बिहार को बदलना है। बिहार को बदलने के लिए हमें लोगों को जगाना है, लोगों में वो जागृति लानी है जो कहीं ना कहीं बहुत अनेक कारणों से वो पिछले कई दशकों से एक सोसा गया था, मरसा गया था, जो शब्द कहना चाहिए कहिए। लेकिन वो जागृति अब बिहार के लोगों में दिख रहा है और इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले चुनाव में ये बदलाव होगा। आप चंद समय पहले बोले थे कि जनता मेरे इलाके के हैं और मैं जब भारतीय जनता पार्टी में था तो वो भी थे। उनके लिए जितना कम बोलूं वो अच्छा है। जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव में, जिनकी मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो अपनी पार्टी के लिए चाल, चरित्र और चेहरा की बात करते हैं। मुझे लगता है कि अगर दिलीप जायसवाल की ये तीनों चीज़ों को देखी जाए, चाल, चरित्र और चेहरा, तो तीनों बहुत ज़्यादा गहरा काला दिखेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पुनः, ये उनका आंतरिक मामला है, उनको पुनः विचार करने चाहिए कि किस तरह के नेतृत्व के अधीन वो बिहार की जनता के पास जाना चाहता है। रह गई बात जो हम लोगों ने उठाया है उनके गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज को लेने का, वो बात निरंतर चलती रहेगी। वो एक माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सिखों का वो इंस्टीट्यूशन था, उसको इन्होंने फर्जी तरीके से आपस में परिवार को लड़वाकर इन्होंने हथियाया है। और हम लोगों की मुहिम चलती रहेगी जब तक कि जिनका ये था और जिनके लिए था उन लोगों के हाथ में ये वापस न चला जाए। इस बीच में एक और प्रश्न खड़ा हुआ है, उस पर भी आप लोग सभी लोग खोज कीजिए और कोई सूचना मिले तो हमें भी बताइएगा। बिहार के सभी नेता किसी न किसी रूप में इस अवैध ढंग से कब्जा किया हुआ मेडिकल कॉलेज का लाभ लेते रहे हैं। कोई अपने बेटा को, कोई अपनी बेटी को, कोई अपने भतीजा को, कोई अपने भतीजी को,
सब लोगों को वहां कथित रूप से शिक्षा प्राप्त करवाता रहा है। रह गई बात श्री अशोक चौधरी जी की, जग जाहिर है, बिहार का एक एक बच्चा जानता है कि किस तरह से एक दल में रहते हुए, वहां मंत्री रहते हुए, उन्होंने अपनी पुत्री के लिए टिकट लिया है। वही हम लोगों ने कहा है। उनकी बेटी को मेरी शुभकामनाएं, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन राजनीति में जो शुचिता होनी चाहिए, जिस शुचिता के लिए जन स्वराज पार्टी सब कुछ करने के लिए तैयार है और उसी रास्ते चल रही है, तो हम तो हर ऐसा मुद्दा उठाएंगे जिसमें हमें राजनीति में गंदगी दिखेगी। आप लोगों का जोरों से जनसंपर्क अभियान चल हुआ सा बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बिहार में नहीं, ये ज़्यादा बदनाम है अखबारों के माध्यम से या जैसे भी, पूरे देश में ही एक जाति व्यवस्था बनी हुई है। आप कहीं भी चले जाएं, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम कहीं चले जाएं, ये जाति व्यवस्था दिखेगी। बिहार में ज़रूर ये हुआ है कि कुछ हमारे छोटे मानसिकता के नेताओं की वजह से इस जातीय विवाद को राजनीतिक लाभ के लिए ज़्यादा बढ़ाया गया। जन स्वराज के सामने ये कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम सबका मानना है कि किसी कारण, कोई सामाजिक कारणों से अगर किसी स्थान पे किसी एक अमुक जाति को ही या वर्ग को ही या धर्म को ही परिचय देना होगा, तो हमें क्या परेशानी है? हर जाति में अच्छे लोग हैं, हमें तो अच्छे लोग चाहिए। अगर हमारी बात आप देखें तो हमने कहा है सही सोच सही लोग। हमने कब कहा है कि अमुक जाति के लोग और अमुक जाति की सोच? हमने तो कहा है सही लोग सही सोच सही लोग। तो अगर हमें किसी जगह किसी एक विशेष जाति या वर्ग को अपने उम्मीदवार के तौर पे उतारना होगा, तो हम उस जाति में ही अच्छे लोग ढूंढेंगे। वहाँ कोई कमी नहीं है, बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, और कोई भी जाति ऐसा नहीं है। आप जिस जाति के बारे में सोचना चाहिए सोच लें। हर जाति में एक से एक पढ़े लिखे अच्छे लोग मौजूद हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्रशांत भाई, आपका जो मकान होगा उसके आप ही मालिक हैं। मैं तो जाकर वहाँ मालिक नहीं बन सकता। आप मुझे अतिथि के तौर पे बुला सकते हैं, मेरा स्वागत कर सकते हैं, चाय पानी पिला सकते हैं, घर तो आप ही का है ना। तो आरजेडी जब लालू जी का है तो वो 13 बार बने या 23 बार बने, भगवान उनको लंबी उम्र दे, तो उन्हीं की पार्टी है। इसमें क्या, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप देखेंगे जेडीयू में वही लोग बनेंगे जो नीतीश जी के बिल्कुल करीबी हों। जेडीयू कोई चुनाव करवाकर कभी थोड़ी अपना अध्यक्ष बनाती है, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो क्या लगता है लोग प्राइवेट लिमिटेड प्रोप्राइटरशिप कहना ज़्यादा उचित होगा। प्रोप्राइटरशिप में जैसे लोग काम करने के लिए आते हैं, वेतन या बिना वेतन के, वही चल रहा है इनका, वही चलेगा। बिहार में बांटा जा रहा है एक तरह से। अब क्या कहना है इस पर, क्या कहना है आप? और सबसे हंसी तब आती है जब ये जो बनाने वाले हैं ये आयोग ये सोच रहे हैं कि ये बिहार को जनता को मूर्ख, बाहर की जनता को मूर्ख बनाना है। समय बदल गया है, रोज समय बदलता है, रोज 24 घंटे जब आगे होता है कुछ ना कुछ बदलाव सा हो जाता है। बिहार की जनता अच्छी तरह समझ रही है कि चुनाव के पूर्व संध्या पर इन आयोगों का गठन करके ये क्या करना चाहती है। अगर यही आयोग का गठन कुछ वर्षों पहले कर लेती, लोग अपनी जाके अपनी अपनी बात रखते। आयोग का सबसे पहला काम है लोगों से वार्ता करना। कब वार्ता करेंगे? ये 3 महीने में चुनाव होगा और इनको दिख रहा है कि चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इसमें बात करने की कोई ज़रूरत है। प्रशांत किशोर जी लगातार बिहार के लोगों की तरफ से मुतमईन है कि बिहार के लोगों ने क्योंकि ये तय कर लिया है कि परिवर्तन करेंगे, तो परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन करने का मतलब कि वो सरकार में आएंगी। जनता आ रही है सरकार में, हम लोग नहीं आ रहे सरकार। आप लोगों को वो भी व्यवस्था बना के दिखलाएंगे जब हर निर्णय इस राज्य की जनता से पूछकर उसकी मर्जी से होगा। वो बंद कमरे में नहीं होगा,
और हमारे विधायक जो बनेंगे वो विधायक ही रहेंगे, कभी विधायक जी नहीं बनेंगे। वो उनके पीछे आगे लाल बत्ती और हरी बत्ती नहीं चला करेगी, एस्कॉर्ट नहीं चला करेगी। हमारे विधायक जनता के सेवक होंगे, वो दोहरी नौकरी कर रहे होंगे, जनता की नौकरी कर रहे होंगे और पार्टी की नीतियों को ज़मीन पे उतार रहे होंगे। इसलिए हमारे विधायकों को अगर जो उम्मीदवारी जिन्होंने दी है, मैं उनको कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया भी, आप विधायक बने भी, तो आप विधायक ही रहिएगा, सेवक ही रहिएगा, कभी विधायक जी बनने का स्वप्न यहाँ नहीं है।